नाटो के हवाई क्षेत्र में रूस की दखल, बर्मिंघम द कन्वर्सेशन, यूक्रेन में जारी जमीनी और हवाई युद्ध के बीच रूस ने कीव के सहयोगी पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। 10 सितंबर को पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ और उसके कुछ दिन बाद रोमानिया में हुई ऐसी घटनाओं के बाद 19 सितंबर को 3 रूसी लड़ाकू विमान ने एस्टोनिया की हवाई सीमा को उल्लंघन किया और रातों रात कोपनहेगन और ओलस्लो हवाई अड्डे को बंद करने पर मजबूर करने वाले ड्रोन हमलों के पीछे भी क्रेमलिन की भूमिका होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति उकसावेबाजी माना जा सकता है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह रूसी असंभावी जीत की कमजोर होती कहानी को छिपाने का प्रयास भी हो सकता है। रूस का ग्रामीणकालीन हमला नाकाम रहा है और उसमें भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं। अनुमान है कि रूसी सैन्य हताहतों की संख्या अब 2.2 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्रीय लाभ नगण्य रहे हैं। फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध की शुरुआत से अब तक रूस ने करीब 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है, लेकिन हालिया गर्मी के अभियान में यह बढ़त केवल 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम रही। 1 सितंबर 2022 को रूस यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर नियंत्रण कर चुका था, जो अब 2025 में घटकर 19% रह गया है। डोनबास क्षेत्र के पास पोक्रोवस्क में रूस की कथित सफलता को भी यूक्रेनी जवाबी कार्रवाई के चलते कोई ठोस लाभ में नहीं बदला जा सका। रूस की स्थिति भले ही बेहतर नहीं है, लेकिन यूक्रेन के लिए भी यह राहत की बात नहीं है। मॉस्को अब भी लगातार रातों को हमले करने की क्षमता रखता है, जिसमें यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली की कमियां उजागर होती है और महत्वपूर्ण ढांचे को नुकसान होता है। नाटो की प्रतिक्रिया अब तक धीमी रही है। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद शुरू किए गए ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशन का प्रभाव सीमित रहा, लेकिन इसके बाद एस्टोनिया में फिर से रूसी घुसपैठ हुई और पोलैंड व जर्मनी के पास तटस्थ हवाई क्षेत्र में बिना घोषणा उड़ानें दर्ज की गई। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी कि हम अपनी सीमा का उल्लंघन करने वाले किसी भी उड़ने वाली वस्तु को मार गिराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कदम उठाने से पहले 2 बार सोचने की आवश्यकता है, जो संघर्ष को और अधिक तीव्र कर सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विषय में सीमित प्रतिक्रिया दी है। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ को उन्होंने संभावित गलती करार देते हुए नाटो सहयोगियों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुख रूसी उकसावे के सामने स्पष्ट संदेश नहीं देता। इस बीच ट्रंप प्रशासन की रूस पर प्रस्तावित दूसरे चरण की प्रतिबंध नीति अब नाटो और G7 देशों की समान
पहल के अधीन कर दी गई है। वहीं अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को भेजे जाने वाले हथियारों की आपूर्ति को भी घटाकर अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति पर केंद्रित किया गया है। ब्लास्टिक देशों के लिए अमेरिका का दीर्घकालिक सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम ब्लास्टिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी बजट कटौती की संभावना के चलते संकट में है। यूरोप की सुरक्षा पर अमेरिका की प्राथमिकता कम होती दिख रही है, लेकिन यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया भी काफ़ी धीमी रही है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली और नीदरलैंड के संयुक्त रक्षा बजट अब भी अमेरिका के वार्षिक रक्षा खर्च का केवल 1/4 है। इसके अलावा यूरोपीय रक्षा उद्योग आधार पर कमज़ोर है। सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप कार्यक्रम में ब्रिटेन और कनाडा जैसे गैर ईयू देशों की भागीदारी को लेकर असहमति बनी हुई है। फ्रांस और जर्मनी के बीच मतभेदों के चलते फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसी प्रमुख रक्षा परियोजनाओं भी प्रभावित हुई हैं। अब तक यूक्रेन ने सीमित संसाधनों और पश्चिम सहयोग के साथ रूस का मुकाबला किया है, लेकिन भविष्य में बढ़ती रूसी आक्रामकता के लिए केवल इच्छा शक्ति काफ़ी नहीं होगी। नाटो के क्षेत्र में रूस की दखल। दोस्तों, ये भी अच्छी जानकारी है, और आपको हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों। हौसला बढ़ाते रहिए। हाँ।